हेलो एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी। और आज हम लोग करेंगे यूजी नेट पेपर 1 का एग्जाम एनालिसिस 6 जनवरी को जो हुआ था उसका पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट हम लोग इस चैनल पे पहले कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने पार्ट में इसलिए डिवाइड किया कि वीडियो लॉन्ग न जगह पे छोटी छोटी वीडियो ईजिली देख सकें इसको सीक्वेंस में। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन पेंडिंग पड़े उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 अपना। इसे पार्ट 1 पहले हो चुका है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारा 6 जनवरी को हुआ था, उसका शिफ्ट 2 है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इससे पहले जो हो चुके हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर यूजीसी रिकमेंडेशन ऑन क्वालिटी एश्योरेंस पे बात कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गुणवत्ता आश्वासन पर यूजीसी की जो सिफारिशें होती हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला है कि डिसमेंटलिंग अनवायबल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, creating a parallel accreditation agency for private universities, adoption of total quality management practices, या sustaining quality through innovation and creativity, या उपयुक्त मूल्यांकन और मान्यता यानी establishment of suitable assessment and accreditation system। तो आपको आंसर इसका है 3, इसका आंसर होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका मुझे एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं मिला, तो मैंने उसके आंसर ऐड किए जो इंडियन आंसर की में दी है, प्रोविजनल आंसर की में, तो आप उससे भी मैच अपना कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो एक प्रकार से ऐसे भी देख सकते हैं कि यूजीसी कॉलेजों को ख़त्म करने की तो कोई बात नहीं करेगा, तो पहले तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता था, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको था। और अगर प्राइवेट के लिए अलग बनाएंगे और गवर्नमेंट के लिए बनाएंगे तो ये भी ऐसा नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको ज़रूर अपनाएंगे, टोटल क्वालिटी यानी TQM जिसे हम लोग कहते हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, और इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी जरूर अपनाएगी यूजीसी, और जो टेबल असेसमेंट एक्रेडिटेशन सिस्टम को जरूर अपनाने की कोशिश करेगी। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि यूजीसी में जो हायर एजुकेशन में उसको बढ़ाना, शिक्षा को अच्छे से अच्छा करना, ठीक है। और क्योंकि कुछ कमियां हैं तो उनको दूर भी करते जाना और उनको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ाना। इसमें योजनाबद्ध क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन आदि शामिल होती है। इसमें शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके, पहली बात होती है। नवाचार और रचनात्मकता के माध्यम से गुणवत्ता को बनाए रखना। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, डिजिटल यानी कि रिसर्च उस पर लाना, डिजिटल कह सकते हैं कि इनोवेशन को एकदम क्रिएट करना, ठीक, आधुनिक शिक्षण विधियाँ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनको ऐड करना। तो दैट्स डिजिटल एरा, इस तरीके से आपको बढ़ाना। और हम लोग क्या कहते हैं कि उपयुक्त मूल्यांकन, जैसे हम लोग कहते हैं कि NEC, NBA, तो इस तरीके से चीज़ों को मजबूत करने की कोशिश करना। इससे क्या है कि जो कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है, जैसे हम लोग कहते हैं एजुकेशन का सेक्शन, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाए इसके जरिए। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके बारे में मैंने जो नहीं है उसके बारे में बता दिया कि यूजीसी कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश नहीं करता है, जो स्टेटमेंट गलत है, बल्कि संस्थानों को पुनर्गठित करने और सुधार करने की वकालत करता है, ताकि वे अधिक व्यवहार मतलब कह सकते हैं कि बिहेवियरल में आ सकें, ठीक है। और जो हमारी NEC और NBA वो सभी के लिए एक ही मानक का उपयोग करती है, ध्यान रखना है इसको, आपको अलग नहीं है, कोई प्राइवेट के लिए अलग हो, कॉलेज गवर्नमेंट के लिए अलग हो। श्री धन्य कटक यूनिवर्सिटी गेन्ड इट्स प्रेस्टिजियस पोजीशन ड्यूरिंग हुज लाइफ टाइम। जो श्री धन्य कटक विश्वविद्यालय था, किसकी जीवन अवधि के दौरान प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया था। तो इसका आंसर है ये एज अ प्रोविजनल आंसर की NDA। कितना मुझे डिटेल मिला है कि श्री धन्य कटक विश्वविद्यालय ने अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध नागार्जुन के जीवन काल में दौरान प्राप्त की। यह प्राचीन भारत में ब्राह्मणी और बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इतना ही मुझे जानकारी इसकी मिली है, तो अगर आपको कहीं और मिलती तो आप जरूर ऐड करें। इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। जैसे हम लोग कहते हैं ITM यानी कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एक बेसिक सा पिछले कुछ PYQ में से पूछा गया, अगस्त के री एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इसको। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक प्रोसेस स्किल, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिव इंक्वायरी, टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एबिलिटी टू टॉलरेट एम्बिगिटी, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट। इसके बारे में आपसे आंसर पूछा तो इसका आंसर जो आपका 1 होगा, यानी सारी चीज़ें। आइए समझते हैं इसको कहते हैं। इंक्वायरी ट्रेनिंग जो मॉडल है आपका, वो काम करता है आपका जे रिचर्ड शूमैन ने इसको दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन अगला बने तो किसने दिया? जे रिचर्ड शूमैन ने दिया है। यह मॉडल छात्रों को, क्योंकि देखिए इसका नाम है इंक्वायरी करके, तो ये चीज़ें आप इन्वॉल्व होकर उसमें तो वैज्ञानिक पद्धति अपनाने, सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कि पहले कैसे कैसे दिए गए हैं। तो डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस स्किल को बनाना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है छात्रों को वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करना सिखाता है, जैसे अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, हाइपोथेसिस बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, एनालाइज करना और उसको उपयोग करना। जैसे क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ में माहिर होते जाते हैं। ये तर्क यानी रेशनल थिंकिंग को बढ़ाता है और रिसर्च कौशल को यानी कह सकते हैं स्किल्स को हमारे मजबूत करने की बात करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि टू डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस स्किल क्यों करता है, क्योंकि हम लोगों को चीज़ें धीरे समझ में आने लगती है, रेशनल थिंकिंग धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या है। छात्रों में रचनात्मक जांच के लिए रणनीति विकसित करना। टू डेवलप स्ट्रेटजिक फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी करना है क्या कि हम लोग जब चीज़ें छोटी छोटी थे तो कुछ जिज्ञासु हो, जैसे कि क्वेश्चन किए उसमें आप जाना तो क्या क्रिएटिव हमारे अंदर आने लगती है, तो जिज्ञासु बनाता है यह और उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण को अपनाने को प्रेरणा देता है। छात्र प्रयोग और खोज यानी एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोरेशन की ओर प्रेरित होता है। तो आप इसको एक एज कह सकते हैं लर्नर सेंटर भी अप्रोच मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं, सेल्फ से भी सीख रहे हैं। टीचर ने कुछ ऐसा आपको दिया जिससे आपने अपना स्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी रेशनल थिंकिंग को, स्ट्रेटजी बना रहे हैं क्रिएटिव इंक्वायरी। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। छात्रों में अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता को विकसित करना। टू डेवलप द एबिलिटी टू टॉलरेंस एम्बिगिटी। जांच प्रक्रिया से इंक्वायरी मॉडल में अक्सर स्पष्ट उत्तर नहीं होते हैं, क्योंकि भाई डायरेक्टली हो जाएगा तो फिर इंक्वायरी किस बात की। तो इसलिए छात्र अस्पष्टता यानी एम्बिग्यूटी को सहन करना सीख जाते हैं। समस्याओं का विश्लेषण करने और उत्तर खोजने में धैर्य विकसित होता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छात्रों में रचनात्मकता की भावना विकसित करना। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी को बढ़ाना। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल छात्रों को खुले विचारों से सोचने, प्रयोग करने और नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलता है, ये भी आपको गौर करके रखना है। तो हमारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में एज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बन सकता है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल से सही कौन से गलत कौन से, तो आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेशनल थिंकिंग हो गया, डेवलप स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिव इंक्वायरी, टॉलरेंस एम्बिगिटी होना एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी। तो आपके ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। अब इसको एक ऑब्जेक्टिव में कैसे देखना चाहिए, तो मैंने स्लाइड में ऐड किया इसके लिए। डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग, फर्स्ट इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, टीचर एम्बिग्यूटी टॉलरेंस एंड टीचर्स एम्बिग्यूटी। मतलब हमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं, या फिर हम लोग सहनशीलता साथ होने लगते हैं। एनहेंस लॉजिकल रीजनिंग, हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत अच्छी होती जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अलग बढ़ते क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आप इसको कह सकते हैं कि ये PYQ और कह सकते हैं प्लस इसको मतलब कहते हैं बार बार आया हुआ है, करीबन 3-4 बार आ चुका होगा। सिंगल में आया, मतलब एक से पूछ दिया, फिर मैच द फॉलोइंग पूछ दिया। तो आप अगर पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आर्यभट्ट, कणाद जिसे हम लोग कहते हैं, सुश्रुत या नागार्जुना की थ्योरी दी है, मतलब कहाँ का इन्होंने वर्क किया है अच्छे से। इसका आंसर जो है वो 4 है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने क्या दिया, एस्ट्रोनॉमी की बात की है, खगोल विज्ञान की बात की है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कनाद, इंग्लिश में KANAD, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी है। ठीक है, परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की है। जो सुश्रुत थे उन्होंने सर्जरी, अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, S फॉर सुश्रुत, S फॉर सर्जरी। तो आपको एक कीवर्ड टाइप में याद रहेगा कि ऐसा कुछ आता है दोबारा में। जो नागार्जुना थे वो एल्केमी, जैसे कहते हैं हम लोग रस विज्ञान, रसायन शास्त्र में उन्होंने अपना एक्सपर्टीज़ दी। यानी कि अब इसको याद करने का तरीका ये है कि आर्यभट्ट इज एस्ट्रोनॉमी, कनाड एटॉमिक थ्योरी। देखिए अब इसको थोड़ा सा रिलेट करके, जैसे कनाड का ए में तो एनाटॉमिक जोड़ लिया आपने, सुश्रुत से सर्जरी, और नागार्जुना का आप कह सकते हैं रस विज्ञान रसायन। तो 2-3 आपको याद होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इसे ईजिली टैकल कर सकेंगे। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में क्या क्या दिया, तो आर्यभट्ट जो प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, सभी को लगभग पता होगा इस बारे में। उन्होंने आर्यभट्टियम, ये भी ध्यान रखना, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें पाई का मान, ग्रहों की गति और सौरमंडल की गणना शामिल थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने इतना डेटा ऐड किया है कि आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछे कि उनका कौन सा ग्रंथ था, तो आर्यभट्टियम, पाई का मान था, इसमें ग्रहों की गति और सौरमंडल की गणना शामिल थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धरी पर घूमती है और ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखना है। फिर कनाद की बात करते हैं। कनाद ने दिया आपका एटॉमिक थ्योरी दी है, परमाणु सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। कनाद ने वैशेषिक दर्शन जो हमारा है उसकी स्थापना की, यह भी ध्यान रखना आपको, वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की है, कनाद ने की है। उन्होंने परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया
उनके अनुसार सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं। तो एटॉमिक थ्योरी इसलिए दी क्योंकि उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें जो हैं वो एटम से मतलब मिलकर बनी होती हैं, जो अविभाज्य और सूक्ष्म कण होते हैं। यह सिद्धांत आधुनिक परमाणु सिद्धांत से जो मेल खाता है। तो हमारे यहाँ पे जो पुराने मतलब कह सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ें देखे गए हमारे पुराने लोग जो हमारे थे, उनको आज हम लोग डिजिटल मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं। तो आर्यभट्ट हो गए, कनाड हो गए, इनको हम लोग अगर इनका देखा जाए तो सिद्धांत लगभग मॉडर्न साइंस से रिलेट करता है। सुश्रुत जो थे वो सर्जरी उन्होंने दी, ये भी आपको ध्यान रखना। सुश्रुत को आधुनिक शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक माना जाता है। मॉडर्न जो हमारी चिकित्सा उसका जनक माना जाता है सर्जरी में। उन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी है, ध्यान रखना। उन्होंने आर्यभट्ट मतलब इनका सुश्रुत संहिता, जिसमें 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं और 120 से अधिक चिकित्सा उपकरणों का वर्णन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इतना डिटेल में जाएंगे कितनी सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में दिया है, सुश्रुत संहिता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वे प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद ऑपरेशन के पहले ज्ञात चिकित्सक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों को वैसे भी बेसिक याद होनी चाहिए कि सुश्रुत जो थे वो प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद ऑपरेशन के पहले ज्ञात चिकित्सक थे अपने भारत के अंदर। नागार्जुन एल्काइमी यानी रस विज्ञान और रसायन शास्त्र के बारे में बात करते हैं। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनज्ञ, एल्केमिस्ट और बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने धातु विज्ञान और औषधि निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे सोने और धातुओं को शुद्ध करने की प्रक्रिया में भी निपुण थे। तो हमारे 4 ऑप्शन और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने दिया, जिसे आपने नोट में भी ऐड कर सकते हैं और दोस्तों से ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, जिससे उन्हें भी थोड़ा थोड़ा हेल्प इससे मिल सके अगले क्वेश्चन अगर किसी तरीके से आता है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह सकते हैं ये हमारा ICT बेस्ड क्वेश्चन है और ये बाइनरी डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि आपको ABCD यानी जो हमारी जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें वो करना क्या है कि 2, 4, 8, 16 इनको बदलना है आपको डेसिमल में, इसमें बदलना है, इसमें सबको। ठीक है, और उनको एज अ बढ़ते क्रम में, ठीक है, लिखा भी है आरोही क्रम में। ठीक है, तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो इसका सोल्यूशन मैंने दिया है आपको। इसका आंसर वैसे 4 होगा, DVCA। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो जो बेस 2 था हमारा 11101.11, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जब डेसिमल में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 की पावर को करके उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं जितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 की पावर -2 था, यहाँ पे था क्योंकि 1 1 था, 2 की पावर -2, 2 की पावर -1, ठीक है, प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.25, 0.5, 1/2 करके हम लोगों ने इसको निकाला है। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने 1/, इसको प्लस में ले आए, 2 की पावर 4 मतलब 4 हो गया। ठीक है, तो 4 का हम लोग जब भाग देंगे तो 0.25 आएगा, और जब हम लोग 1/2 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट था कि जब 2 की पावर 0 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ 1 1 था, यहाँ 0 था, तो 16, 8, 4, 0, यहाँ 0 आ गया, 1, 0.5, 0.25 यानी 29.75, ये आपका पहला मान निकला 10 इसमें। ठीक है, सेकेंड को हम जब डेसिमल में बदलते हैं तो यहाँ पे 4 का होगा, 4 की पावर -1, 4 की पावर 0, क्योंकि एक था सिर्फ यहाँ ना 2, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर 4, इस तरीके से 0.5 आएगा। उसका 0 था, 4 की पावर 1 के नीचे 4 दिया 12, और 4 2 4 16, 16 12 28.5, ये ध्यान रखना आपको। 2 हो गए, थर्ड इज 34.5, 8 टू डेसिमल बदलना था, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो 0.625, यहाँ पे 8 की पावर 0 तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 4 बचा, 8 की पावर 1 तो 8 30 यानी 28 के 24, 24 4 28.625। हम लोग करेंगे 15.6 को, मतलब जिसका बेस 16 है उसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, 60.-1 60 0 61। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 375 5 एंड 16 यानी 21.375। तो हम बस क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे तो D पहले आएगा 21.375, B 28.5, C 28.625 यानी लगभग एक बढ़ा। ठीक है, और A होगा 29.75। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट ऑफ फिशिंग टू द टारगेटेड यूजर्स।
साइबर सुरक्षा के संदर्भ में लक्षित प्रयोगकर्ताओं के लिए फिशिंग का निम्न में से कौन सा खतरा रहता है? कनेक्शन फॉल्ट होना, डेटा डेलिएशन, फ्रॉडलेट एक्टिविटी या पावर लॉस। तो आपका आंसर स्टार्ट होगा। आइए देखते हैं कैसे इसका। व्हाट इज फिशिंग? पहले तो फिशिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। फिशिंग एक साइबर अपराध है, साइबर क्राइम, जिसमें हैकर धोखाधड़ी के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करते हैं। पहले ईमेल्स हो सकता है, मैसेज, फेक वेबसाइट, कॉल्स का उपयोग करके पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड और व्यक्ति का डेटा चुराया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना कि तरीके क्या क्या हैं आपके डेटा को ऐसे कह सकते हैं स्टोलन करने के तरीके। फ्रॉडलेट एक्टिविटी, जिसे हम लोग कहते हैं, आंसर क्यों दिया है तो फ्रॉडलेट एक्टिविटी में फिशिंग का मुद्दा होता है जालसाजी करना, ठीक है। नकली बैंकिंग वेबसाइट बनाकर लॉगिन क्रेडेंशियल चुराना। पहले आपको ऐसी वेबसाइट बना दी, आपको लग रहा होगा जैसे ये वेबसाइट, ठीक है, और इसमें आपका यूज़र आईडी डलवा लिया और आपकी ये वेबसाइट का डेटा आपके ये चोरी करा, जिसे कहते हैं फिशिंग हम लोग करते हैं, उसमें पहुंच जाता है तो आपकी डेटा चोरी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्पूफिंग ईमेल्स भेजकर नकली लिंक पर क्लिक करवाना कि आपकी 10,000 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप इसमें क्लिक करिए तो आपको मिल जाएगी। इस तरीके से मेल आते रहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग तरीकों का उपयोग करके धोखाधड़ी से पैसा निकालना, ऐसी कोई तकनीक बनाना कि आपसे पैसे निकालने का प्रयास करना। तो करंटली भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए क्वेश्चन को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में। तो जो हमारा फेक ईमेल एंड मैसेज होते हैं वो यूज़र क्लिक करता है मैलिशियस लिंक पर, ये भी आपको ध्यान रखना उसका तरीका क्या है। अगर हमारा फेक ईमेल आए तो हम लोग मैलिशियस लिंक पर क्लिक कराएगा। फेक वेबसाइट बनाएगा तो यूज़र एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर देगा उसके अंदर। और डेटा थेफ्ट, जब लोग डेटा जो होता है हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है, आपका डेटा लेके उससे फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश? हमारे क्वेश्चन अभी चल रहा था आईसीटी का, अभी आ गया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और नाभिकीय विद्युत संयंत्र के चरणों को प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या है। बेसिकली इसने सीक्वेंसिंग पूछी है, वो भी बनने की उसकी, ठीक है। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिस्ट्रक्शन बाय न्यूट्रॉन्स या एमिशन ऑफ हीट, ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय रेडिएक्टिव न्यूक्लियस, इसका सही सीक्वेंस क्या है ये पूछा गया है। इसका आंसर ए है। अब इसको देखते चलते हैं कैसे इसकी चीज़ें हुई हैं। तो न्यूट्रॉन द्वारा ध्वंसीकरण, जिसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रक्शन करना, तोड़ना। तो फ्यूजन प्रोसेस होती है जो हमारी बिगिन होती है न्यूट्रॉन के साथ में द हैवी रेडिएक्टिव न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ये भी आपको ध्यान रखना, ये PYQ बना है कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 के ऊपर, ठीक है। दिस प्रोसेस रिलीज़ करती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोर न्यूट्रॉन। अब जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, जब ये हम लोग तोड़ते हैं उसको फ्यूजन प्रोसेस से, तो इसमें कह सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में एक हीट प्रोड्यूस या कह सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा जो न्यूट्रॉन के साथ आती है बहुत सारी, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स बाई रेडिएक्टिव न्यूक्लियस, रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण करना। कैसे? द एमिट न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व बाई अदर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कंटिन्यूइंग द फ्यूजन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए वो सोख लेता है, ठीक है। स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मंदन कर देना। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन यूजिंग अ मॉडरेटर लाइक हैवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज़ करने से हम लोग उसकी जो प्रोसेस को वो धीरा कर देते हैं। जब तेज़ होगा तो जल्दी जल्दी निकाल के चीज़ें, क्योंकि एनर्जी को धीरे धीरे करके मेंटेन भी रख करना, दे कैन इफेक्टली कॉज मोर फ्यूजन रिएक्शन करता है। तो न्यूट्रॉन का पहले हम लोग करेंगे डिस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व करना एंड देन स्लोइंग डाउन करना न्यूट्रॉन्स को। देन नेक्स्ट हम लोग करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखलाबद्ध अभिक्रिया। द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड यूजिंग कंट्रोल रॉड्स, जो होती है हमारी बोरोन और कैडमियम की जो रॉड होंगी उससे हम लोग रेगुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और कह सकते हैं कि इसको धीरे धीरे चलाएंगे जिससे प्रोसेस समय तक चलती रहे। और हम लोग करेंगे एमिशन ऑफ हीट, ऊष्मोत्सर्जन। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम फिजन अपीयर्स एज हीट विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम दैट ड्राइव्स अ टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारी टर्बाइंस को चलाएगा, जो ऊर्जा जिससे एनर्जी हीट निकलेगी, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। तो ये सारी प्रोसेस है, और ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे आपको इसको डिटेल में पूछते हैं कि इस प्रोसेस में क्या क्या है। तो न्यूट्रॉन कोलाइड्स, न्यूक्लियस स्प्लिट्स, न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेशन, मोर फिजन रिएक्शंस, न्यूट्रॉन स्लो डाउन, मॉडरेटर यूज एंड कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल रॉड्स रेगुलेट प्रोसेस करते हैं और हीट जनरेटेड करता है, कन्वर्ट वाटर टू स्टीम, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है, और आपको इसको हो सकता है याद ना हो तो आप उसे रट लेना, आपको याद बना रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ रूम। हंटर है किसके मस्तिष्क की उपाधि थी? तो लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड ऑकलैंड की या लॉर्ड डफरिन की? तो इसका आंसर इज टू लॉर्ड रिपन। समझते हैं और द हंटर कमीशन क्या था। हंटर कमीशन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटेन जो थे भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। इससे पहले भी कमीशन आ चुके थे, तो डिस्पैच कमीशन था। इसके बारे में कह सकते हैं कि जो हमारी पॉलिसी चल रही है, यानी कि अंग्रेज़ों की जो द्वारा ब्रिटिश नीति थी उसका स्तर क्या है, ठीक है, तो उसके लिए ये लाई गई चीज़ें थी। लॉर्ड रिपन, अब ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे बन सकते हैं। लॉर्ड रिपन कब आया था? 1882 में कमीशन को लाया गया था, ध्यान रखना। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो सर विल्सन हंटर थे। इनका पूरा नाम है डब्ल्यू हंटर। और फोकस एरिया था एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया में को कैसे रेगुलेट मतलब अच्छा किया जाए प्रकार से। तो रिकमेंडेशन क्या क्या दी थी ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। तो इनका ये रिकमेंडेशन थी, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सिचुएटेड कम्युनिकेशन फ्लो इज हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड या गैस्चरल। तो आपको बताना है कि सबसे बेस्ट कौन सा रहता है। तो आंसर इस आपका थर्ड। तो कह सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं नीचे से नीचे की ओर जाना, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना। और ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। व्हाट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन? लाइन संगठन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक सरल और पारंपरिक संगठनात्मक संरचना है जहाँ संचार जो होता है मुख्य रूप से सीएस मैनेजमेंट से निचले स्तर की ओर प्रभावित होता है। यानी कि अगर ये हमारे इस तरीके से चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मैनेजर है तो यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरीके से। एस एन औद्योगिक संगठनों में आमतौर पर उपयोग करने वाली एक तरीका है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि अथॉरिटी फ्लो टॉप टू बॉटम। ऑर्डर पॉलिसी जो होती है हमारी डिसीजन बहुत ही मतलब कह सकते हैं मैनेज टू एम्प्लॉय बहुत ईजिली हो जाती है। इंश्योर रखा जाता है डिसिप्लिन, क्लैरिटी एंड इफिशिएंसी इन वर्क एग्जीक्यूशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है ये चीज़। क्योंकि हम जब पार्टिसिपेटरी आते हैं तो धीरा काम हो जाता है, क्योंकि काम को हमें फास्ट भी करना है तो हमें उनको लाइन ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल है CEO से मैनेजर की ओर, मैनेजर से सुपरवाइजर की ओर और वर्कर की ओर, ऐसे चलता है, ठीक है। आदेश और निर्देश शीर्ष प्रबंधन से कर्मचारियों तक जाते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा है तो आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICT का। एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड डाटा कैप्चर और प्रॉपर डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस कौन कौन से उसमें से हो सकते हैं? कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल चॉइस आंसर इन द एग्जाम पेपर, स्कैनिंग ऑफ आइटम इन कंप्यूटर स्टिल, यानी कि मदों का स्कैन करना, कन्वर्टिंग प्रिंटिंग और हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, बार कोड रीडर है ऑप्शन में, RFID रीडर, OCR, OMR। तो इसका आंसर आपका 4 है। वैसे जो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें RFID यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। मल्टीपल जो चॉइस आपके जो आंसर होती है एग्जाम पेपर उसमें OMR यूज़ करते हैं लगभग, ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्कैनिंग ऑफ आइटम इन कंप्यूटराइज्ड यूज़ बार कोड रीडर। आपने देखा होगा किसी प्रोडक्ट के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे बार कोड रीडिंग पड़ी रहती है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देन आपका D है कन्वर्टिंग प्रिंटिंग और हैंड रिटन डॉक्यूमेंट इनटू एडिटेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जब हम लोग लेके जाएंगे, जैसे कोई फोटो थी उसको आपने स्कैन किया तो उससे आप OCR यूज़ करेंगे, यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर को आप उपयोग करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। RFID का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, OMR का पूछा जा सकता है आपसे अगले बार में, और OCR भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इनके। OCR को मैंने बता दिया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द जेंस। शब्द प्रमाण इज रिड्यूस टू अनुमाना। फॉर बुद्धिस्ट सेकेंड है शब्द इज नॉट एन डिपेंडेंट प्रमाण। फॉर मीमांसा शब्द इज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। फॉर वेदांत शब्द इज अ सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। इसका आंसर जो दिया है NTA ने 1 दिया है, तो मुझे इससे ज़्यादा नहीं मिल पाई इन्फॉर्मेशन, बट आपको अगर मिले तो आप जरूर ऐड कर लें। इसका आंसर वैसे 1 होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्गूमेंट। एक हमारा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑल एक्टर आर एथलीट, सम एक्टर आर कॉमेडियंस, देयरफॉर सम कॉमेडियंस आर एथलीट। इसको आपको बताना है कि कौन सा फिगर है और इसका मूड ऑन फिगर बताना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए, जो जैसे कि हम लोग कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के रूल्स।
या कह सकते हैं इनको आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ को। तो हम लोग जो इनको डिनोट करते हैं वो करते हैं इसको ऑल से, इसको नो से, इसको सम से, इसको सम नॉट से, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं। तो ऑल आया है तो आपका ए होगा, ठीक है। सम आया है तो आई होगा आपका, और सम नॉट आया तो आपका क्या होगा सम नॉट तो आया नहीं, सम ही आया तो ए आई आई आपका हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये निकल आया। हम लोग बात करते हैं इसमें फिगर कैसे निकालेंगे। तो फिगर के लिए जो एक कहते हैं इसमें जो मिडिल टर्म होती है किसी स्टेटमेंट की, वो इस तरीके से आनी चाहिए आपकी। यानी कि कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा प्रेडिकेट आना चाहिए वो यहाँ पे आना चाहिए। एक मिनट में बताता हूँ। तो जो हमारी मिडिल टर्म है यहाँ पे आनी चाहिए, मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म का हम लोग देखते हैं कि इसमें मिडिल टर्म एक्टर एक्टर है और हमारी फर्स्ट में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कह सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट है, अगर ऐसे आएगी मिडिल टर्म तो पहला फिगर, देन आपका अगर लास्ट वाले में आ रही यहाँ पे तो आपका सेकंड फिगर, अगर आपकी फर्स्ट में आ रही है यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाले में तो आपका थर्ड फिगर, और आपका नहीं तो फोर्थ फिगर हो जाएगा। तो यानी आपका थर्ड फिगर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए आई आई एंड थर्ड फिगर, आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कम्प्लीटली ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, इट इज़ फ्री फॉर एनी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क। तो विकसित कौन सा एक पूर्णतः जो था वो फ्री था बिल्कुल। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित पहला पूर्णतः ओपन सोर्स है, ठीक है। इसे लिनक्स कर्नल पर आधारित बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। लिनक्स कर्नल इसका मॉडल था और किसी भी मोबाइल निर्माता नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बनाया गया है। यह ओपन हैंडसेट अलायंस यानी OHA द्वारा समर्थित है और डेवलपर्स को इसका कोड मॉडिफाई करने और उसके अनुसार उपयोग करने की अनुमति देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई तो आपको 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। जैसे लिनक्स कर्नल पर वर्क करता है ये ICT में टर्म है लिनक्स कर्नल, कह सकते हैं। जैसे लिनक्स हम लोग पढ़ते हैं एडिटेबल होता है, वैसी तरीके से लिनक्स कर्नल पे है, ओपन हैंडसेट अलायंस के द्वारा समर्थित है क्योंकि इसका हम लोग कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। सिम्बियन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि सिम्बियन क्या है। सिम्बियन नोकिया द्वारा विकसित किया गया था और पहला लोकप्रिय मोबाइल यानी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में था इसको। अब ये ओपन सोर्स नहीं था, 2014 में इसको बंद कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। iOS जो एप्पल का है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लेकिन पूरी तरह से ओपन सोर्स नहीं थे। 2017 में इसे बंद कर दिया गया, जिसे विंडोज़ मोबाइल कहते थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का आया था पहले, तो आपको ध्यान रखना है। और ये क्लोज सोर्स होता है एप्पल का हमारा, इसमें एडिटेबल आपकी चीज़ें नहीं हो सकती, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ लर्नर मॉनिटर एंड कंट्रोल देयर कॉग्निटिव प्रोसेस को। शिक्षार्थी जो अपनी जो कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं उनको निगरानी कैसे करते हैं, मेटा कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप से, कॉग्निटिव लोड से, या कन्वर्जेंट थिंकिंग से। तो इसका आंसर है ए। मेटा कॉग्निटिव क्या है, अबाउट डेटा इस तरीके से। कॉग्निटिव अबाउट कॉग्निटिव, तो व्यक्ति अपने सोचने, सीखने और समझने की प्रक्रिया की निगरानी, मॉनिटरिंग और कंट्रोल कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं मेटा कॉग्निटिव में। मेटा कॉग्निशन एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें व्यक्ति अपनी सीखने की रणनीतियों, लर्निंग स्ट्रेटजीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेशन पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है, ठीक है, डिटेल्स के साथ में। उसकी तरीका क्या है पढ़ने का, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सेल्फ रेगुलेट कैसे करेगा, इस तरीके की चीज़ें। तो हम लोग कहते हैं इसे प्लानिंग बनाता है, क्या सीखना और कैसे सीखना यह तय करना, मॉनिटरिंग करना, क्या समझ में आ रहा हो क्या नहीं, इसका मूल्यांकन करना, इवेल्युएट भी करना, क्या सीख लिया, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, इसका विश्लेषण करना। इसका हम लोगों को अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए। जैसे कि प्लानिंग, अब प्लान तो बनाने की किसी चीज़ कैसे पढ़ना है, पेपर 1 को पढ़ना है, पेपर 2 को पढ़ना है, इस तरीके से। मॉनिटरिंग करेंगे, कितना हमने हफ्ता में पढ़े, वीक में कितना पढ़ा, मंथ में कितना पढ़ा, पर डे कितना पढ़ा। इवेल्युएट भी करना, जैसे लाइक अपना PYQ देखना, चीज़ें देखना कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसका डिटेल्स एनालिसिस अपने ऊपर लेके जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, PAH क्या है। दे आर स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक, एयर पॉल्यूटेंट,
दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 10 बेंजीन रिंग्स ज्वाइन टुगेदर। फॉर्मल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ PAH यानी पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसमें आपको बताना है कि सही कौन कौन से हैं। इसका आंसर इज 4 A और D, A और D। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे। जो PAH होता है, जो हमारा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक संलेखन यानी फ्यूज बेंजीन विलय होते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से अधूरी दहन प्रक्रिया इनकम्प्लीट कंबशन से उत्पन्न होते हैं और पर्यावरणीय प्रदूषण स्वास्थ्य जोखिम से जुड़े होते हैं। होता है कि जब पूरा दहन नहीं हो पाता है किसी चीज़ का, जैसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो एक प्रकार से वो प्रदूषण जोखिम मतलब कह सकते हैं कि डिटेल्स में इमिट करते हैं, कह सकते हैं हेल्थ को इफ़ेक्ट करने की चीज़ें। स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कार्सिनोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट ये प्रबल कैंसर हो जाते हैं। सभी PAH कैंसर जनक होते हैं। जितने भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सभी कैंसर होते हैं जो फेफड़ों त्वचा के कैंसर का कारण बन सकते हैं। बेंजोपायरिन जिसे PAH विशेष रूप से DNA क्षति और कैंसर से जुड़े होते हैं। PAH होते हैं वो हमारे DNA को क्षति पहुंचा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 10 बेंजीन रिंग ज्वाइन टुगेदर। ये गलत था क्योंकि 10 बेंजीन से नहीं बनता, 2 या 2 से अधिक से PAH की श्रेणी में बनता है। अब ये केमिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक है। नेप्थलीन 2 रिंग, एंथ्रेसिन 3 रिंग्स एंड बेंजोप्रीन 5 रिंग एक प्रमुख प्रदूषक के रूप में काम करता है। नेप्थलीन, एंथ्रोसिन एंड बेंजोप्रीन। CA फॉर्मल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ PAH यानी फॉर्मल्डिहाइड PAH का उदाहरण नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, ना कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। PAH में बेंजीन विलय होने आवश्यक है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी बेंजीन विलय नहीं होता। तो बेसिकली केमिस्ट्री से थोड़ा जोड़ के है, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके सही है, ये आपको याद कर लेना है। दे आर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन के दहन से इनका निर्माण होता है, बिल्कुल सही। जो PAH होते हैं प्रमुख स्रोत जीवन सीधम, कोल, पेट्रोलियम, वुड और बायोमास का अधूरा दहन। कह सकते हैं जैसे कोई चीज़ थी जली, आधी जली, फिर उसका नहीं जली, तो वो जो होगा ना वो वाहनों का धुआं हो जाता है, औद्योगिक दहन, तंबाकू का धुआं, जंगल की आग जो होती है हमारी, वो इस तरीके से फॉसिल फ्यूल को कंबशन में काम कर जाती हैं। PAH का फुल फॉर्म है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कार्सिनोजेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, मतलब कैंसर जनक। फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से जन्म लेते हैं। इसमें 10 बेंजीन होना जरूरी नहीं है और फॉर्मल्डिहाइड नॉट अ PAH और फॉर्मल्डिहाइड एक PAH का उदाहरण नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। दोष प्रेरणा की रूप नहीं है, तो ये उन्होंने फैलेसी दी। फॉलेसी मुझे डिफेक्टिव इंडक्शन कौन कौन से में नहीं। द आर्गूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, फॉल्स कॉज या हेस्टी जनरलाइजेशन या पैकिंग द क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा था कौन कौन से नहीं है, तो इसका आंसर 2 है आपका, B और E। आपका द आर्गूमेंट फॉर इग्नोरेंस हो सकता है, फॉल्स कॉज और हेस्टी जनरलाइजेशन है। देखते हैं इसके बारे में। फॉल्सी और डिफेक्टिव इंडक्शन है क्या, दोषपूर्ण प्रेरणा की जब जो कंक्लूजन के समर्थन में अपर्याप्त प्रमाण दिया जा सके, यानी कि हम लोग कंप्लीटली नहीं कर सकते। इसमें तर्क का आधार कमजोर होता है और निष्कर्ष विश्वसनीय साक्ष्य के बिना गढ़ा जाता है। आर्गूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस क्या होता है, अगर कुछ प्रमाणित नहीं किया जाए तो वह गलत या सही है। कह सकते हैं कि आपने तब मान लिया जब आपके पास कोई सत्य जवाब ही नहीं, जैसे भूतों का अस्तित्व साबित नहीं किया इसलिए व्यावसायिक वास्तविक। अब ये फैलेसी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन भी बन सकता है कि भूतों का अस्तित्व साबित नहीं किया जाता है इसलिए वे अवस्थी वास्तविक होते होंगे, क्योंकि आपने नहीं किया जा सका तो आपने मान लिया, इसलिए कहते हैं आर्गूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। आपका जो डिफेक्टिव है ना इंडक्शन, उसमें कंक्लूजन के लिए समर्थन पर्याप्त अब वो नहीं दे पा रहे तथ्य उसके लिए। जो C हमारा था वो था फॉल्स कॉज। इसमें क्या होता है, 2 घटना एक साथ हुई तो एक कारण दूसरे पर होगी। जब भी मैं लाल शर्ट पहनता हूँ तो भारत का क्रिकेट मैच हार जाता है, ये गलत कारण है इसका। ये उदाहरण भी आपको याद रखना, जब मैं लाल शर्ट पहनूँ तो मैं भारत का क्रिकेट मैच हार जाता है। तो एक साथ हुई और एक कारण दूसरा बना दिया आपने, तो ये फॉल्स कॉज कर दिया। हेस्टी जनरलाइज करते हैं, जल्दबाजी में सामान्यीकरण कर दिया। थोड़े से उदाहरणों के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालना। मुझे कुत्ते ने काट लिया इसका मतलब सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं, कुछ कुत्ते अच्छे भी होते हैं। तो कहने का मतलब आपने एक चीज़ से पूरी, मतलब कह सकते हैं कि एक लोग खराब थे तो आपने कहा पूरी दुनिया खराब है, तो जस्ट लाइक एक चीज़ से आपने पूरा जज कर दिया। अब हमारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या कहता है, नॉट अ डिफेक्टिव इंडक्शन। ये हम लोग प्रिजम्पशन होता है। डू यू स्टॉप चीटिंग इन एग्जाम, क्या आप एग्जाम में जो कह सकते हैं चीटिंग करना बंद कर सकते हैं।
तो मैंने से मान लेना कि व्यक्ति पहले धोखाधड़ी करता था। इस तरीके से पुरानी चीज़ों की धारणा बना लेना। बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है, जब आपको सर्कुलर होता है इसमें मतलब रीजनिंग, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वही घुमा फिरा के क्वेश्चन को चला रहे हैं। भगवान का अस्तित्व है क्योंकि वेदों में लिखा है, वेद सही क्योंकि भगवान द्वारा लिखे गए, तो आप ये समझ लीजिए प्री एजम्पशन इसमें भी है। कैसे सर्कुलर से हम लोग सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं एलआरकी में बैगिंग द क्वेश्चन को। रमेश किसी को नहीं मार सकता क्योंकि रमेश अच्छा व्यक्ति है, वो किसी को नहीं मार सकता, तो घुमा फिरा के कहते हैं इसको ऐसे। ये बात कही, उसी को उठा के फिर यहाँ कर दिया। भगवान का अस्तित्व है क्योंकि वेदों में लिखा है, वेद सही है क्योंकि वे वेद भगवान द्वारा लिखे गए, तो दिस इज द नॉट अ डिफेक्टिव इंडक्शन, दैट्स अ बैगिंग द क्वेश्चन, दैट्स अ फॉल्सी अलग, ये फैल्सी अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट यूज व्हेन टीचर डू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जब प्रत्यक्ष निर्देश का सबसे अच्छा उपयोग तब किया जाता है जब शिक्षक कौन से कार्य में सम्मिलित हो। असाइन क्रिटिकल थिंकिंग, टीच बेसिक स्किल एक्सप्रेस नॉलेज, या help their student explore numerous pathways to solve a mathematical problem, encourage their student to refine their creativity in art। तो आंसर इज 2, बुनियादी कौशल स्पष्ट ज्ञान जब सिखाए, क्योंकि हम लोग जब डायरेक्टली इन्वॉल्व करा रहे हैं टीचर को। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, DI जिसे हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सिखाएंगे, टीचर सेंटर्ड शिक्षण पद्धति है। इसमें स्पष्ट यानी एक्सप्लिसिट और स्ट्रक्चर तरीके से जानकारी प्रस्तुत की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। इसमें डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, मॉडलिंग और गाइडेड प्रैक्टिस का उपयोग करके छात्रों को सिखाते हैं। आई डू, वी डू, यू डू मॉडल का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले शिक्षक सिखाते हैं फिर छात्र अभ्यास करते हैं। यानी हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे और बच्चे फिर हम जब देंगे तो बच्चे सीख के शुरू रिवाइज करेंगे, यह ध्यान रखना आपको। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का उपयोग मुख्य रूप से बुनियादी कौशल और एक्सप्लिसिट नॉलेज सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड क्यों है, बिकॉज कोई चीज़ सिखाएंगे ना तभी तो अप्लाई कर, जैसे गणितीय सूत्रों में हम लोग करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं टीचर, व्याकरण के नियम में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाना, और जैसे न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन सिखाना वैज्ञानिक अवधारणाओं में। तो ये डायरेक्ट भी है, और इसे कहते हैं हम लोग टीचर कब जरूर है, क्योंकि बच्चे इतना नहीं समझ पाएंगे ना, लर्नर सेंटर्ड में अप्रोच भी नहीं हो पाएगा। तो जब टीचर बता देगा फिर उसको बच्चे अपने अपने अभ्यास में लाएंगे, तब चीज़ें धीरे धीरे उनके, जैसे अब मैथ पाइथागोरस प्रमेय आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते ना, एक बार समझाएगा टीचर, आप उसको अपने डेली लाइफ में कह सकते हैं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ऐसे ग्रामर के रूल होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी इस तरीके से वर्क करता है, तो आपको ये चीज़ें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से सिखाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ असेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये क्वेश्चन PYQ आपके कई बार हो चुका है, 2023 के तीनों एग्जाम में से क्वेश्चन बने हैं। अगर आप PYQ देखते हैं तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। एक्सपोजर असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हज़ार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना, रिस्क का करेक्टराइजेशन करना, तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल में लगाना था पहले से अंतिम की तरफ में, तो इसका आंसर इस 3rd है, ठीक है। CADB। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता क्या है, जोखिम मूल्यांकन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी हम लोग कहते हैं कि रिस्क को असेस करना, इसका उपयोग संभावित खतरों यानी होने वाली प्रॉब्लम उनको पहचानना, उनका आकलन भी करना और उन्हें रोकना भी, क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ आपको पता है फिर आपने उसका आकलन कर लिया कि कितना प्रॉब्लम होगा और उसको फिर धीरे धीरे समाप्त भी करना है। तो 4 चरणों में, जैसे पहला एजेड को आइडेंटिफाई करना, उससे पहले जो हमारा एजेड को उसको पहचान करना पड़ता है, जैसे कि जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो पता चले है क्या, ये पता लगाया जाता है कि कौन से रसायन, उत्पाद और प्रक्रियाएं स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती हैं। एग्जाम्पल, क्या कोई रसायन कारक कैंसर का कारण बन सकता है क्या, ये पहले पता करना। फिर एक्सपोजर को असेसमेंट भी करना, जोखिम को मूल्यांकन करना। इसमें निर्धारित किया जाता है कि लोग पर्यावरण और अन्य कारक इस खतरे के संपर्क में कितनी बार और कितने समय तक आते हैं। यदि एक फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो कौन कौन इस धुएं के संपर्क में आता है और कितनी मात्रा में आता है। तो ये हमारा धीरे धीरे हम काउंटिंग कर रहे हैं चीज़ों, मतलब एक नंबर फॉर्म में दे रहे हैं, इस तरीके से समझिए आप। 3rd, रिस्क का कैरेक्टराइज करते हैं, जोखिम लक्षण को वर्णन करते हैं। जैसे इसमें निर्धारित किया जाता है कि खतरा और संपर्क के आधार पर वास्तविक जोखिम कितना होगा। यह बताया जाता है कि यह धुआं कैंसर या अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। देखिए पहले तो हमने पता किया क्या है, सेकेंड इस पता किया कि उसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम कितने तरह में हुआ, क्या हुआ। 3rd, रिस्क को कैरेक्टराइज किया कि इससे कितनी कितनी बीमारी बढ़ेंगी, एंड इसका फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट भी किया। अंतिम चरण में जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। यदि धुएं से खतरा अधिक है तो फैक्ट्री में नए फिल्टर लगाए जा सकते हैं और नए सुरक्षा नियम बनाए जा सकते हैं। कह सकते हैं एक प्रोसेस है
इस प्रोसेस को कुछ, अब जैसे कुछ शब्द इसमें थोड़े कठिन भी हो सकते हैं तो आपको याद भी करने पड़ सकते हैं, बट अगर आप हिंदी में थोड़ा सा अगर थोड़ा नॉर्मल समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसकी आपको जो चीज़ है नॉर्मल हम लोग समझते हैं। जैसे लाइक आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से धुआं निकलता तो आप पता करेंगे कैंसर कारक है या नहीं। सेकंड, उसके हम पता करेंगे कौन कौन उसके आसपास रहता है। फिर हम लोग इसको कैरेक्टराइज करेंगे कि उससे होगा क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा। देन मैनेजमेंट उसका कैसे हम लोग अच्छा मतलब कम से कम कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं। तो पहला है कि स्टेप 1, हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा खतरा मौजूद है। एक्सपोजर को असेसमेंट करेंगे, कौन और कितनी मात्रा में इसके संपर्क में आता है। रिस्क को कैरेक्टराइज करेंगे, ये कितना खतरनाक है। रिस्क का मैनेजमेंट करेंगे, इसे रोकने के लिए क्या किया जाए। तो आपको 4 स्टेप याद करने, HERR है, आप याद हो जाए तो अच्छी बात है, दैट इज आपकी तरफ से होगा, कैसे याद करेंगे, बट यही आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा, आपको याद कर लेना है। जार टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जो जार टेस्ट हमारा होता है वो किसको मापदंड को मतलब कह सकते हैं कि खरा उतरता है, किस चीज़ को बताता है। तो आंसर इज़ 4, टर्बिडिटी को बताता है आपका जार टेस्ट। तो क्या है जार टेस्ट, देखते हैं। जार टेस्ट एक प्रयोगशाला विधि होती है जिसका उपयोग पानी की गंधलापन, जैसे हम लोग कहते हैं, अगर इसका उच्चारण करेंगे गंधलापन होता है, टर्बिडिटी को कम करने के लिए उचित कोगुलेंट, जैसे हम लोग कहते हैं जमावट एजेंट होते हैं, उनको दूर करने के लिए, ठीक है, निर्धारित मात्रा के लिए किया जाता है। ये फ्लैकुलेशन और कोगुलेशन की प्रक्रिया को अनुकूलित करने में मदद करता है, जो जल शोधन संयुक्त यानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को निभाता है। ये टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी गंधलापन यानी मापदंड होता है जो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण गंधलेपन को दर्शाता है, और वो भी सस्पेंडेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जार टेस्ट का उद्देश्य सही मात्रा में कोगुलेंट जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरिक क्लोराइड मिलाकर पानी की टर्बिडिटी को कम करना होता है। हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें लोग फिटकरी वगैरह भी कहते हैं, उसी को उपयोग किया जाता है। इसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके। और आरओ इंडस्ट्री हो गया, गांव में जो पानी जाते हैं उसमें भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जो पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजा जाता है। दिल्ली वगैरह में मान सकते हैं इसका उपयोग किया जा रहा है, या जहाँ बिग शहर हैं, नगर निगम है, सप्लाई पानी का होती है, तो वहाँ पर अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्ट्रेटजी ऑफ मीडिया इनलिस्टेड बाई BL ओटेरे। तो इस सूची में उन्होंने अधिकतम करण की रणनीतियों को बताया था। अब इसका जो आंसर है वो 3rd है, CDEAB। तो अब इसके बारे में मुझे ऐसा डिटेल नहीं स्पेशली मिली कहीं पे कि BL ओटेरे की क्या है इसमें डिटेल, बट आपका जो NTN आंसर दिया वो सिनर्जी, देन आपका प्लान ऑफ सेल्स यानी अप्रेजल, देन आपका लॉजिक ऑफ सेफ्टी, सेलिब्रिटी एंड आपका स्पेक्टिकल आंसर दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आज हम लोगों ने सेकंड पार्ट यहीं समाप्त किया। थर्ड पार्ट में आपके कुछ क्वेश्चन और रह गए जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, और थोड़ा फास्ट रहती है वीडियो क्योंकि आप अपने इस तरह से इसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और फीडबैक जरूर दें अपना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।